हाँ आदित्य बोलो, क्या कह रहे थे आप? तीनों होने चाहिए। सर मैं कह रहा था वो जो रिएक्शन है उसमें सिर्फ इन तीनों में से ये सिर्फ तीन ही हो सकते हैं और इनमें से हाँ एक ही हो सकता है ना। हाँ ऑब्वियसली। ठीक है। ओके। आगे बढ़ते हैं। तो अगर दो मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे हैं तो उनका जो अट्रैक्शन है उसका कारण क्या हो सकता है? या तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है या वैन डेर वाल्स फोर्स हो सकता है। अगर वो पास में आ रहे हैं और उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, पास में उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो इसका कारण होगा उसकी थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है उसके अंदर का टेम्परेचर, उसके अंदर का हीट, उसके अंदर का काइनेटिक एनर्जी। थर्मल एनर्जी बेसिकली मतलब एक तरीके से हीट ही है। और जैसे जैसे आप हीट बढ़ाओगे बच्चों किसी मॉलिक्यूल की, तो उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो पास में आएंगे नहीं, रिपल्शन करते रहेंगे। पास में तो जब आएंगे ना, जब उनको ठंडा करोगे। तो बेसिकली अगर आप हीट कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप हीट बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो कभी पास नहीं आएंगे। और ऐसे केस में आप कहोगे कि इनके बीच में रिपल्शन, रिपल्शन बढ़ेगा। अब मेरे कहने से प्लीज एक बार थर्मल एनर्जी का जो पैराग्राफ है पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। कुछ कंफ्यूजन हो रही है क्या? पढ़ो। मेरे पास तो बुक है नहीं, वरना मैं भी पढ़ लेता। मेरे पास तो दूसरी बुक है। सर क्लियर है पैरा। पैराग्राफ क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? यस सर। नो सर। 4 बच्चों ने रेज हैंड करा है, लेकिन अगर क्लियर है तो सभी बच्चे रेज हैंड करें फिर जल्दी जल्दी। 6 बच्चों ने कर दिया। पीयूष रावत रह गए, वंशिका रह गई। वंशिका ने भी कर दिया, पीयूष रावत रह गए। ओके चलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसमें से एक और बात बता दूं मैं आपको। अब मान लो सॉलिड लिक्विड गैस है, कहाँ लिखे? ये लिख लेते हैं सॉलिड, ये लिख लेते हैं लिक्विड, ये लिख लेते हैं गैस। अब बेटा थर्मल एनर्जी जिम्मेदार है मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये जिम्मेदार है पास लाने के लिए। तो अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास आ रखे हैं, इसका मतलब ये है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और इनका थर्मल एनर्जी कम है। यहाँ पे गैसेस में मॉलिक्यूल दूर जा चुके हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है और यहाँ का थर्मल एनर्जी ज्यादा है। और लिक्विड स्टेट में ना पास है ना दूर है, मतलब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी दोनों बराबर है। बताओ ये लाइन आपको समझ आई कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब इसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता सर एक बार ये दोबारा बता दो। हूँ। सॉलिड ये दोबारा लिक्विड बताए गैस। थे बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जिम्मेदार है मॉलिक्यूल्स के पास आने के लिए, और दूर जाने के लिए जिम्मेदार है थर्मल एनर्जी। अगर सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, पास पास होते हैं जनरली, तो इसका मतलब वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीत गया है और वहां थर्मल एनर्जी नहीं है। तो वही लिखा कि थर्मल एनर्जी कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। और दूर दूर का मतलब क्या है कि थर्मल एनर्जी ज्यादा है। थर्मल एनर्जी का पता कैसे चल रहा है? काइनेटिक एनर्जी से। मॉलिक्यूल बहुत रैंडम भाग रहे हैं, अगर भाग रहे हैं तो उसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है मतलब उनके अंदर हीट ज्यादा है। अब अगर मैं आपको गर्म कर दूं तो आप भगोगे उठ के, ऐसे चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। जैसे मान लीजिए अभी आपके रूम में पंखा चल रहा है, गर्मी का सीजन है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, सब ठीक है। जैसे ही पंखा और एसी बंद करता हूं, गर्मी करता हूं, आपका पहला रिएक्शन होता है ये, फिर ऐसे होता है। तो यार क्या कर रहे हो? यार मोशन कर रहे हो ना, मोशन से काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके अंदर। तो जैसे ही आप मॉलिक्यूल को गर्मी दोगे, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है और वो दूर दूर भागते हैं। तो गैस में अगर पार्टिकल दूर दूर है, इसका मतलब उसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा है और उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और लिक्विड में दोनों बीच में टाई हो जाता है, ना वो उधर है ना वो उधर है, बीच में है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी क्लैश कर रही है, दोनों बराबर मात्रा में। ये बताया। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। सर हाँ जी। सर जो आपने नीचे H2O का आपने एग्जांपल दिया है H बॉन्डिंग वाला, उसमें भी तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रिपल्शन होगा ना?
ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाँ अगर सामने सामने आएंगे तो होगा, बिल्कुल होगा। चलिए ये थर्मल वाला नहीं होगा है ना। हाँ ये सामने आएंगे ही नहीं ना, अपने आप को घुमा लेंगे, सामने आना ही क्यों है, अपने आप को घुमा लेंगे, जहां से अट्रैक्शन होगा वहां से करेंगे, जहां से रिपल्शन होगा वहां से सामने थोड़ी आएंगे, घुमा लेंगे अपने आप को, रोटेट कर करके अट्रैक्शन करेंगे। यस सर। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप का था, उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ पता चला, ऑलरेडी पहले से ही पता था, बस थोड़ा बहुत आपका पॉलिश हो गया टॉपिक। ठीक, अब हेडिंग है गैस स्टेट, गैसियस स्टेट। हम गैसेस के बारे में स्पेसिफिक पढ़ने वाले कि गैसेस क्या क्या है। तो गैसेस की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे मेरे सामने बुक में लिखी हुई है, मैं एक बार इनको फटाफट लिख के आपको समझा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जैसे पहले लिखी हुई है कि मैं बोल के बताता हूँ ना, गैसेस आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, सॉरी हाईली कंप्रेसिबल, आप उनको कंप्रेस कर सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपने यहाँ पे गैस रखी हुई है, तो आप इजीली आप इसको पिस्टन को ऐसे कर दो नीचे, फटाक से हो जाएगा। तो हाईली कंप्रेसिबल, ये हो गया इसका पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि गैसेस एक्सपेंड विदाउट लिमिट, बिना लिमिट के फैलती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। देखो आप एक गैस ले लो, ये मैंने कुछ गैस का एक आपका इतना बड़ा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, रिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ ले लो गैस, ये मैंने गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस कंटेनर में डालूं तो भी ये फिट बैठेंगे, फैल जाएंगे पूरे मॉलिक्यूल में और पूरे कंटेनर में। अगर मैं इसको इस कंटेनर में डाल दूं तो भी ये पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिर्फ इतनी जगह पे रहेंगे और नीचे गैस के मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, पूरे कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल फैल जाएंगे। सिमिलरली कितना ही बड़ा कंटेनर ले लो आप, ये लो, ये इसमें भी फैल जाएंगे। तो वही तो बात हुई थी हमारी कि गैस का कोई वॉल्यूम जो है, सॉरी शेप जो है वो फिक्स नहीं है, उसको जहां डालोगे वो वहीं पे फैल जाएगा। तो विदाउट लिमिट एक्सपेंड होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है गैसेस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, बहुत आसान पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, ये लो आप एक कंटेनर ले लो और कंटेनर में यहाँ पे आप गैस के मॉलिक्यूल ले लो। अब ध्यान से सुनना, गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं, तो मोशन करते 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 वो दीवार में मारते हैं टक्कर, दे टक्कर, फिर मारते टक्कर, दे टक्कर, दे टक्कर, दीवार में टक्कर मारते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट दीवार में टक्कर मारते हैं। तो जब दीवार में है टक्कर मारेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों, तो मेरे ख्याल से इसको फिजिक्स में कहते हैं फोर्स लगाना, और फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहा है, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। यहां से जन्म होता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है दीवार पे टक्कर मारते हैं और उससे प्रेशर जनरेट होता है। आराम से मुझे समझ के बताओ, आया समझ या नहीं आया? सर पर इसमें तो लिखा है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, और वो तो हाँ, रैंडम मोशन करते हैं, तो फोर्स इक्वल होएगा ही नहीं, मतलब सीक्वेंस नहीं होगा, लेकिन हम ये तो मान के चलेंगे ना कि इसका कहने का ये सेंस है कि ये तो मीनिंग नहीं हुआ ना कि सारा इसी दीवार पे प्रेशर मार रहा होगा, इधर भी मारेगा, इधर भी मारेगा, ऊपर भी मारेगा, नीचे भी मारेगा। ये है उसका मीनिंग कहने का, यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, ओके सर। ये उसका कहने का मीनिंग है। आप मेजर थोड़ी कर सकते हो कि इधर 50 मार रहे हैं, उधर 20 मार रहे हैं, उधर 30 मार रहे हैं, नहीं। कहने का सेंस ये है कि पूरे कंटेनर में हर जगह टक्कर मार रहे हैं, तो हर जगह प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस यस सर। सर। यही प्रेशर कुकर में होता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, सीटी लगी होती है। अब जब आप नीचे से हीट कर रहे हो, ध्यान सुनना, आप नीचे से हीट कर रहे हो, जो भी बना रहे हो आप, चावल बना रहे हो, दाल सब्जी जो भी बना रहे हो, लिक्विड पार्टिकल्स है, हीट करोगे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वो कुकर के अंदर गैस का हो जाता है, वो दीवार में टक्कर मारता है, दे टक्कर दे टक्कर दे टक्कर, खूब दीवार में टक्कर मारता है। अब वो टक्कर मारते मारते जो ऊपर सीटी लगी हुई है उनमें भी टक्कर मारता है, और जब वो ज्यादा हो जाते हैं, प्रेशर ज्यादा वेपर्स हो जाते हैं, तो खूब सारे वेपर्स ऊपर टक्कर मारने लगते हैं, जिसकी वजह से सीटी उड़ जाती है। और जैसे सीटी उठेगी वो फटाक से स्टीम बन के बाहर निकल जाते हैं। स्टीम तो वो होते ही बाहर निकल जाते हैं, और आप कहते हो कोई कुकर की सीटी लग गई, गैस बंद कर दो, ये वाला सीन होता है। अगर मान लो सीटी ना हो, सोचो जरा, सीटी ना हो और आप हीट करे जा रहे हो, क्या होगा बताओ? सर एक्सप्लोड हो जाएगा वो। बिल्कुल सही, कुकर फट जाएगा। अगर आपके कुकर की सीटी नहीं लग रही है और आप नीचे से हीट करे जा रहे हो,
तो मॉलिक्यूल्स दीवार पे टक्कर मार मार के कुकर की जो दीवार है वो फोड़ सकते हैं, इतनी पावर होती है। लेकिन उसके लिए आपको ऑब्वियसली टाइम थोड़ा लगेगा, ऐसे नहीं कि आप सोचो 10 मिनट में फट जाएगा, 10 मिनट में तो नहीं फटेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 प्रॉपर्टी होने के बाद चौथी प्रॉपर्टी लिखी है कि गैसेस डिफ्यूज रैपिडली थ्रू ईच अदर टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, और कन्वर्सली डिफरेंट गैसेस इन अ मिक्सचर like air do not separate on standing. A mixture like air do not separate. ओके अब देखो ये कह रहा है, चौथे पॉइंट में ये कह रहा है, चौथे पॉइंट में थोड़ा डिटेल में आगे सोचने लग गया। ये कंटेनर ले लो एक इस प्रकार का ऐसे, और यहाँ पे लगा लो आप अपना एक ढक्कन, ठीक है, कॉर्क बोलते हैं वैसे तो, CORK, कॉर्क, ढक्कन है ना, यहाँ के ढक्कन को। अब यहाँ पे आप गैस ले लो, ये गैस का नाम A रखो, और यहाँ एक गैस रख दो, ये गैस का नाम आप B रखो, है ना, ये ऑक्सीजन गैस मान लो, ये नाइट्रोजन गैस मान लो। अब आप मुझे बताओ कि जैसे ही आप ये ढक्कन हटाओगे, क्या ये गैसेस आपस में मिक्स नहीं हो जाएंगी? यस सर। है ना, A गैस यहाँ जाएगी, B गैस यहाँ जाएगी, इस वाले में भी AB गैस हो जाएगी, इस वाले में भी AB गैस हो जाएगी। इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन होगा और ये यूनिफॉर्मली होगा, ऐसा नहीं है कि भेदभाव करेगा, B यहाँ पे कम जाएगा, A यहाँ पे कम जाएगा, नहीं, खुल के, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था क्या कि खुल के एक्सपेंड करता है, तो जहां उसे जगह मिलेगी खुल के एक्सपेंड करेगा। इस टाइम पूरे बीकर में A भी होगा और पूरे बीकर में B भी होगा, पूरा घूम रहे होंगे खुला खुला। तो इस तरीके से इसको कहते हैं डिफ्यूजन। और इसी का कन्वर्सली करके एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप मान लीजिए ऐसे आपने, जैसे रूम है, ठीक है, ये आपका रूम है, और इस रूम में आपने जो है एयर छोड़ रखी है ना, नॉर्मल बाहर से एयर लाए, मतलब गेट खोला और एयर छोड़ दी, तो आप सोच रहे कि यार एयर में जो O2 है ना वो अलग हो जाएगी, CO2 वहां चली जाए, N2 वहां चली जाए, ऐसे नहीं होगा। हवा अपने आप से जो है अलग नहीं होगी, सेपरेट नहीं होगी, वो होमोजीनियस मिक्सचर है, मिक्स हो चुका है। अब आप उसको अलग नहीं करोगे, प्रैक्टिकली वो अलग नहीं होगा, आपको लैब में मैनुअल, मतलब लैब में अलग तरीके से अपनाना पड़ेगा, डिवाइस वगैरह लगाने पड़ेंगे, तब अलग होगा। वैसे आप खड़े खड़े वेट कर रहे हैं कि भाई O2 अलग होगा, CO2 इधर होगा, नहीं। तो ये लिखा हुआ है आपके 4th पॉइंट में, ठीक। इसका मैं 5th पॉइंट देखूं तो कह रहा था वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स्ड। तो ठीक है, वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैस आर नॉट फिक्स्ड, ध्यान रखना, वॉल्यूम और शेप दोनों ही। क्यों बेटा? देखो ये जो है गैसेस, सर वो तो इसमें कंटेनर डालोगे, का शेप ले लेता है ना। हाँ, इस गैस को इसमें डालोगे, ये कंटेनर मान लो 5 लीटर का है, तो आप बोलोगे कि आपका गैस का वॉल्यूम हो गया 5 लीटर। लेकिन यही गैस आप इसमें डाल दो और इसका है 10 लीटर, तो आप बोलोगे कि आपका गैस का वॉल्यूम हो गया 10 लीटर। यही गैस आप इसमें डाल दो 20 लीटर, तो आप कहोगे आपका गैस का वॉल्यूम 20 लीटर हो गया। तो गैस का ना कोई फिक्स वॉल्यूम है, ना कोई फिक्स शेप है, आप उसे किसी भी वॉल्यूम के कंटेनर में डालो, वो तो उसी का गैस की वॉल्यूम तो उतनी ही रहेगी है बेटा। सर, वॉल्यूम सेम रहेगी ना, मतलब हम सेम गैस तो डाल रहे हैं तीनों कंटेनर्स में। सुनो, आप जो कहना चाह रहे हो वो क्वांटिटी कह रहे हो आप, उसके मोल सेम रहेंगे। आप यहाँ से 10 मोल ले रहे हो, 10 मोल, तो इसमें भी 10 मोल डालो, इसमें भी 10 मोल डालो, इसमें भी 10 मोल डालो, मोल सेम रहेंगे, वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा। वॉल्यूम मतलब क्या होता है बेटा? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय समथिंग। तो यहाँ पे गैस की बात चल रही है, तो बेसिकली वॉल्यूम मतलब होगा ओके, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस। गैस जो भी जगह घेर लेगी उसको उसका वॉल्यूम। अरे भाई तुम जहां पे बैठोगे तो वहां पे जो तुमने जगह घेर ली वो तुम्हारा वॉल्यूम हो गया, इस तरीके से समझो। तो गैस जहां पे भी डालोगे तीनों कंटेनर में पूरा पूरा फैलेगी, तो पूरा वॉल्यूम ही उसका वॉल्यूम माना जाएगा। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है, यानी जितना आपका कंटेनर का वॉल्यूम वही आपका गैस का वॉल्यूम। अगर कंटेनर 50 लीटर का है तो उसमें आपने गैस डाल दी, थोड़ी सी भी गैस डाली, 2 मोल 3 मोल 1 मोल, आप उस गैस का वॉल्यूम 50 लीटर बताएंगे, क्योंकि वो गैस पूरे कंटेनर में फैली हुई है और जितनी जगह उसने घेरी है वो सारा उसका, वो इलाका पूरा उसका, भले उस इलाके में रहती हो चाहे ना रहती हो, वो इलाका पूरा उसका। तो यही था हमारा 5वां पॉइंट। फिर 6ठा पॉइंट कह रहा है
ऑल गैसेस ओबे सर्टेन लॉज, कुछ लॉज हैं वो गैसेस फॉलो करती हैं, उन्हीं लॉज को हमें पढ़ना है, जैसे बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, है ना, गे लुसेक लॉ, ये सब जो लॉज हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस यस सर। ठीक, यस अब ओके, इसे मिटा रहा हूं बेटा। अब ना बस खत्म कर रहे हैं, थोड़ा सा एक चीज और बता दें, फिर अगली क्लास में बॉयस लॉ पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे बॉयस लॉ क्योंकि अब टाइम भी हो गया और मैं चाह नहीं रहा कि आधा टॉपिक अभी हो आधा कल हो। अगली क्लास में बॉयस और चार्ट्स दोनों कर देंगे, बस आप साथ देना, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, टेंशन मत लो, 4-5 लॉज हैं और थोड़ी बहुत थ्योरीज है। अब अगली चीज है गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या होता है सर गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स? गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब है कि मान लीजिए कोई गैस है आपके पास किसी बीकर में, और आपको बताना है कि यार ये कितनी खतरनाक है या कम खतरनाक है या क्या है, मतलब गैस के थोड़ी बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी। तो बेसिकली आपको गैस की कैरेक्टरिस्टिक देने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी खूबी बताने के लिए आपको 4 पैरामीटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पैरामीटर्स कह लो या प्रॉपर्टीज कह लो। वो 4 प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रेशर, आपको ये बताना पड़ेगा कि उस कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर कितना है। मान लो कि उसका प्रेशर है 1000 एटीएम और एक गैस जो कंटेनर में रखी है उसका प्रेशर है 1 एटीएम, तो आपको क्या लगता है कौन सी ज्यादा खतरनाक है? क्या बोलो। सर एक बार दोबारा बताना। मैं बता देता हूं, 2 कंटेनर है, इनमें गैस भरी हुई है, ठीक है, और इसमें जो प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे आपने जो प्रेशर नापा वो नापा 1000 एटीएम, और यहाँ पे जो प्रेशर आप नाप रहे हैं वो निकल रहा है 1 एटीएम। क्या लगता है कौन सी गैस ज्यादा खतरनाक? सर 1080 सर सेकंड 1000 वाली सेकंड बेटा। जैसे ही आप यहाँ से छेद करोगे, मान लो आप यहाँ से छेद करा, तो आपके मुंह पे गैस आके लगेगी सीधा 1000 एटीएम की पावर से फटाक, तो ये ज्यादा खतरनाक है। अब ये खतरनाक आपने कैसे बताया? आपने प्रेशर को देखा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि गैस की जो खूबियां हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो देखने के लिए आपको 4 चीजें देखनी है। या तो आप प्रेशर से बताओगे, एक आप उसका वॉल्यूम से बताओगे कि गैस के बारे में नेचर वगैरह, वॉल्यूम कैसे बताओगे, दूसरा आप उसका टेम्परेचर से बताओगे, सॉरी तीसरा टेम्परेचर से, और चौथा है बेटा उसकी मोल्स से बताओगे, बेसिकली कहें तो क्वांटिटी से बताओगे। अब क्वांटिटी के लिए हम बेसिकली यहाँ मोल्स काउंट करेंगे, ग्राम वगैरह नहीं लेंगे, मोल्स में लेंगे। तो ये 4 बातें हैं जो कि आपको किसी गैस के बारे में आपको बताना है, तब जाके आपकी गैस का नेचर पता चलेगा कि वो गैस खतरनाक है या खतरनाक नहीं है, कैसी है कैसी नहीं। अच्छा, इनको बताते कैसे कैसे हैं? तो ऑब्वियसली टेम्परेचर को तो आप बताएंगे केल्विन में। अब केल्विन का स्केल आपको याद होगा, K = C+273, इसमें कुछ खास बताने लायक है नहीं। दूसरी बात, टेम्परेचर से ही उसकी काइनेटिक एनर्जी लिंक होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, मोल्स के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मोल्स का तो होता है फॉर्मूला N = गिवन मास अपॉन में मोलर मास, है ना। वॉल्यूम आपको हमने बता ही दिया कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही ऑक्यूपाइड कर लेता है। यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स है वो आपको ध्यान देनी है, जो कि नोट्स में लिखा हुआ है। नोट्स में लिखा हुआ है कि जैसे 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर और 10⁶ मिलीलीटर के बराबर। तो ये सब आपको बातें ध्यान रखनी है, ये कन्वर्जन्स आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। और प्रेशर के बारे में हम ऑलरेडी बच्चों बता चुके हैं कि दीवार पे जब टक्कर मारता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो उससे प्रेशर जनरेट होता है किसी भी गैस का। तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको क्या करना है, नोट्स में बॉयस लॉ से पहले तक का ये जो कंटेंट है, स्टार्टिंग फ्रंट पेज से लेके बॉयस लॉ तक आपको सारा रीड करना है, एनसीईआरटी भी और मेरे नोट्स भी, जो मैंने आपको नोट्स अभी भेजे हैं ग्रुप में। रेज योर हैंड कि आपको होमवर्क समझ आ गया और आप करके रखेंगे, तभी अगली क्लास स्मूथली चल पाएगी। अदरवाइज आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या वॉल्यूम होता है, क्या टेम्परेचर होता है, क्या प्रेशर होता है। 7 बच्चों ने रेज हैंड करा है और सर उम्मीद करता हूँ कि आप फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्सेस के ऊपर ज्यादा नहीं पूछे जाते, बस वो ना मॉलिक्यूल दे देगा और कहेगा कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बताओ कौन सी फोर्स लगेगी, लंदन फोर्स से लगेगी, डाइपोल डाइपोल लगेगी, इस तरीके से। तो जब आप एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि भाई कौन से में क्या फोर्स बतानी है। ठीक, सबका रेज हैंड आ चुका है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से सर पढ़ के आएंगे। डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में डिफरेंस क्या होता है?
वो डाइपोल डाइपोल तो पोलर पोलर के बीच में, पोलर पोलर के बीच में, जैसे H2O नहीं सॉरी H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगी, HCl HCl, तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। और दूसरा जो आप कह रहे हो वो है पोलर और नॉन पोलर के बीच, पोलर और नॉन पोलर के बीच, जैसे HCl H2, HCl Cl2, तो एक पोलर होगा दूसरा नॉन पोलर होगा, इसको आप इंड्यूस करोगे बाद में, तो ये फर्क है दोनों में। और जो लंदन फोर्स है वो तो है ही नॉन पोलर के बीच, नॉन पोलर। सर उनपे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो वो हाँ, बॉन्ड क्यों बनाएंगे? कौन सर नॉन पोलर। नॉन पोलर ये वाला? नो सर ऊपर वाला। बेटा ये आपको पढ़ाया तो था, ये H होगा, ये Cl होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे Cl ले लो, यहाँ Cl ले लो, ये नेगेटिव से ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन करके इधर भागेंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन चालू हो जाएगा। इसमें पहले पोल नहीं थे, इसकी वजह से इसमें पोल बन गए, तो इसको कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं हम डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। याद करो, ये हमने पढ़ा रखा है सब यस कुछ, सर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप प्लीज इसे नोट से पढ़ के आएंगे और प्लीज कन्वर्जन जरूर पढ़ के आएंगे कि वॉल्यूम को किस किस में नापते हैं, किससे कैसे कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर कैसे करते हैं, प्रेशर कैसे करते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ लेना और नोट से पढ़ लेना। अगली क्लास में बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों निपटाऊंगा 1 घंटे के अंदर ही, बस आप लोग साथ बने रहना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।